हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जून 2023 की क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये टॉपिक दोबारा से शुरू कर रहे हैं। डिफरेंट सीरीज में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि जून 2023 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अटेम्प्ट में पूछे गए थे आप लोगों से। उन्हीं में जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं आज हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको प्रॉपर सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व वे में मिल जाएं, ताकि आप उनसे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक एक्सेस कर रहे हैं तो इजीली आपको पता चल पाए कि किस अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। डिफरेंट क्वेश्चंस हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। इन केस कोई बच्चा नया यहाँ पे आके वीडियो देख रहा है तो वो डिफरेंट पार्ट्स जो पहले जा चुके हैं क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंदर जून 2023 के, वो डिफरेंट पार्ट भी एक्सेस कर सकता है सो दैट उसको सारे क्वेश्चन आंसर्स डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू मिल जाए और उनको एक्सेस हो जाए कि क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2023 में। ठीक है, 2023 में। ओके, सो आज जो हमारा नेक्स्ट सीरीज का वीडियो जा रहा है दैट आर रिलेटेड टू जून 2023, उसमें भी डिफरेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। आइए सॉल्व करते हैं उनको। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू डायनेमिक लाइब्रेरी। एक सेकेंड। यस, so the question is dynamic library web opac enables users to। ठीक है, ईच एंड एवरी सीरीज में मैंने एक ही क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया है या एक ही चीज को कहा है बार बार कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देन ऑप्शंस के ऊपर आप जाइए तो वो आपको सही तरीके से क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर होगा, उसके बारे में बताता है। कभी कभार बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के सीधा ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं जब सिर्फ और सिर्फ अरेंज द फॉलोइंग या डिफरेंट मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है। फिर भी चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ना है। आफ्टर दैट आप उनके ऑप्शंस पे जाइए, देन उनके फर्दर ऑप्शंस पे जाइए। ठीक है, इसमें भी हमें यही करना है। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन रीड आउट किया कि डायनेमिक लाइब्रेरी जो कि चेंज होती रहती है, जो आजकल यूज की जाती है डायनेमिक लाइब्रेरी वेब ओपैक, वो क्या क्या यूजर को इनेबल करता है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है इनमें से। तो यहाँ कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है, सिंपल पूछा जा रहा है वेब ओपैक के अंदर क्या क्या इनेबल किए जाते हैं यूजर्स को। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। रिन्यू बुक करने का ऑप्शन देता है वो। एक्सेस द कंटेंट पेज ऑफ द मटेरियल्स, कंटेंट पेज को एक्सेस करने का ऑप्शन देता है वो। आस्क फॉर कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आप एक कॉपी का उस डॉक्यूमेंट की कॉपी के बारे में भी पूछ सकते हैं या वो ले सकते हैं। या फिर रिटर्न बुक। तो इनमें से क्या क्या डायनेमिक लाइब्रेरी वेब ओपैक कर सकता है। ठीक है, ओपैक का मतलब यहाँ पे अगर बच्चों को नहीं पता चल रहा है एक्रोनियम रिलेटेड, तो दैट इज ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जो हम कैटलॉगिंग करते हैं उसी का ही डिजिटल टर्म जहाँ पे वो शो होते हैं सारे डिजिटल कैटलॉग्स, दैट इज अ रेफरेंस ओपैक। ओपैक के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक कहाँ पे प्लेस है, या डिफरेंट कैटलॉग्स ऑफ बुक उनके डाटाबेसेस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब ओपैक यानी कि जो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल रहा है या डिजिटल कैटलॉग उसके अंदर शो हो रहे हैं, उनकी यहाँ पे बात पूछी जा रही है। और चार ऑप्शन जो हमने पढ़े, ये पूछा जा रहा है कि वो किन किन ऑप्शन को दे सकता है यूजर को, या हेल्प करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर बात की जाए वेब ओपैक की, तो रिन्यू बुक करना उसके अंदर आता है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये शामिल होगा वेब ओपैक डायनेमिक लाइब्रेरी के वेब ओपैक के अंदर। दूसरा ऑप्शन आ रहा है एक्सेस द कंटेंट पेज ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल्स का कंटेंट पेज एक्सेस करने का वो आपको देता है, एनेबल करता है। यस, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी ओपैक के अंदर आपको सर्विस मिल जाएगी, वो एक्सेस करने देता है। देन आस्क फॉर कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यस, आजकल ये भी न्यू सर्विसेज इन्वॉल्व इसके अंदर की गई है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिटर्न बुक, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। रिटर्न आपको फिजिकली वहीं जाके बारकोड के थ्रू या जो एक्सेस है वो वहीं करना पड़ता है, वेब पैक के थ्रू वो नहीं होता। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट फॉर्मेट बना कि ए करेक्ट लगा हमें, बी करेक्ट एंड सी,
ये 3 करेक्ट लगे, डी इसमें करेक्ट नहीं है। रिटर्न आपको वहां पर्टिकुलरली फिजिकली जाकर ही करनी पड़ती है। सो अब हम जाते हैं अपने फर्दर ऑप्शंस पे कि इनमें से क्या क्या चीज सही है। ए बी सी ओनली, ए बी डी ओनली, ए सी डी ओनली, बी सी डी ओनली। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता था कि ए करेक्ट है तो ए 3 जगह पे दिया हुआ है, बी में नहीं था, तो तब तो वहां पे ये कैंसिल हो ही जाता। काफी बच्चों को फिर बी पढ़ते तो उनको एक्सेस लगता, या सी पढ़ते तो एक्सेस लगता। सी भी आपका 3 और 1 में है, बी इसमें बी वाला सी में नहीं है, सेकंड वाले में सी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ए बी सी, ए सी डी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों में, बट डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट करता है कि ये वेब ओपैक नहीं प्रोवाइड करता, इनेबल नहीं करता, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट सीक्वेंस जो हमने प्रिपेयर किया था विच इज ए बी सी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को देखकर ही अपना इंफॉर्मेशन या अपना क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करते हैं, तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको पहले इतना आधा ही क्वेश्चन एक्सेस करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक ऑर्डर प्रिपेयर करना है, फिर उसको मैच करना है। देन कभी कभार इस मैचिंग में एक ऑप्शन इधर से उधर हो सकता है, उसके ऊपर आपको सोचना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, वो इससे लेकर अच्छे से देन उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से एक्सेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, नॉट आ जाता है, रिवर्स ऑर्डर आ जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। पॉजिटिव पढ़ते 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 आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेगेटिव है वो भी ऐसा लगता है कि ये भी पॉजिटिव ही पूछ रहा है, कि अरेंज करना है नॉर्मली या एनेबल करता है, या सही चीज ही पूछ रहा है, क्या पता वो उसमें पूछ रहा हो कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो वहां ये क्वेश्चन आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यस, सो अवर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल इज नॉट, अगेन देखिए इसी क्वेश्चन में आपको नॉट वाला एस्पेक्ट मिल गया है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से वेब पोर्टल, जो कि वेब पोर्टल्स दे रखे हैं नीचे, इज नॉट, सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट ये आपको कह रहा है, क्योंकि पता तो सबको होता है कि क्या क्या चीज उसमें आ रही है, ये पूछ रहा है कि कौन सी नहीं आ रही है, तो इस पे आपको गौर करना है। Which of the following web portal is not outcome of the recommendation of National Knowledge Commission? एनकेसी की बात हो रही है यहाँ पर। एनकेसी द्वारा कौन सा वेब पोर्टल इनमें से रिकमेंडेशन में नहीं दिया जाता, नॉट पूछ रहे हैं, वो उसका आउटकम नहीं है। एनकेसी के रिलेटेड कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। जो बच्चा वो उसका आउटकम नहीं होगा, वो उसके आउटकम रिकमेंडेशन नहीं होगा। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम। ntmorganization.in, niscpr.res.in, nkn.government.in, nhp.government.in। ठीक है, एनकेसी इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट रिलेटेड है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो अगर काफी बच्चों को इनके आगे के एस्पेक्ट नहीं समझ आ रहे तो वो यह समझ सकता है कि government.in जिसमें आ रहा है यानी कि वो गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड है। आगे अगर आप देखो NKN यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो कि इसी का एस्पेक्ट है, NHP जो कि इसी का एस्पेक्ट है, ये दोनों इसकी रिकमेंडेशंस के अंदर आते हैं। तो ये तो आपके करेक्ट्स हैं जो कि आउटकम है, बट हमें क्या ढूंढना है, जो आउटकम नहीं है इसका। बाकी बचा दो, ntmorganization.in, nisper.residential.in। तो ये NISCPR इसकी रिकमेंडेशन के अंदर नहीं आता है, NTM भी इसके अंदर आता है, ये जो है ये इसमें नहीं आता है, और हमसे पूछा गया है नहीं वाला, तो हम यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर आते हैं, बट हमें आते वाला नहीं पूछ रहा है वो, तो ये हमारे लिए क्या होगा, रॉन्ग आंसर्स हो गए। बचा ये जो कि नहीं आता उसके आउटकम में, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट्स के, वेब पोर्टल्स के ऑप्शंस दिए गए थे, पूछ रहे थे कि एनकेसी कौन कौन सा इनमें रिकमेंडेशंस के आउटकम में नहीं रखता, तो 3 रखता है, वो हमारे ऑप्शन हट गए, जो नहीं रखता वो हमारा आंसर हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, ये जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू मैचिंग। मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, और अगर देखा जाए तो मैचिंग में अगर आपको 2 एस्पेक्ट्स भी आते हैं तो भी आप उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, और अगर चारों आते हैं तो फिर तो आप फुली कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट कभी कभार ये होता है कि कुछ इतने सारे एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ आपको 2 पता चल पाता है, बट कभी कभार उन 2 की मदद से भी आप पूरा पेपर, पूरा जो मैचिंग का वो क्वेश्चन है वो सही अटेम्प्ट दे पाते हो। बट उस टाइम पे आपको केयरफुली उसको नोटिस करना है, और जो 2 चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आपको फुली कॉन्फिडेंट होना है कि यही इसका करेक्ट आंसर है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 2 ही चीज़ पढ़ो, ऐसा भी नहीं हो सकता, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, ऑप्शंस बाकी जो 2 आपको नहीं आते उन्हीं में इंटरचेंज हो, और 2 की वजह से वो आप बाकी जो गलत आपने लगा दिया उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। कोशिश यही करनी है कि ईच एंड एवरी टॉपिक आपके माइंड में रहे, बट समटाइम्स मैचिंग में अगर बच्चे को नहीं मिल पाता है कुछ भी एस्पेक्ट, तो वो 2 से भी इसको अच्छे से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 2 लिस्ट हमें यहाँ पे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से मैच कीजिए, ये फर्स्ट वाली लिस्ट दूसरे से कैसे मैच्ड है। ओके, यहाँ पे हमें ए ऑप्शन में दे रखा है मैत्री, बी संजय, सी लिप्सिस, डी ई ग्रंथालय, और उसके सामने दे रखे हैं बेस्ड ऑन इंग्रीस INGRES uses PostgreSQL language based on CDS अवेलेबल ऑन डिफरेंट OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और यहाँ पे ये सब क्या है, दैट आर योर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स या अनदर सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर दे रखे हैं। उनसे आपको कहा है कि उनकी मिलती जुलती फीचर्स या उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, उनसे आप उनको मैच करो। ठीक है, सो यहाँ पर हम मैच करते हैं जिन जिन अकॉर्डिंगली प्रॉपर हमें प्रोवाइड किया गया है, मैत्री, संजय, लिप्सिस एंड आपका ई ग्रंथालय। ठीक है, सो यहाँ पर जो है दैट इज रिलेटेड टू लिप्सिस की अगर हम बात करें तो लिप्सिस आपका, एक सेकेंड, लिप्सिस आपका बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हो सकता है। दैट इज़ द मेन, इसका फीचर यही है कि ये अवेलेबल हो सकता है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क किया जा सकता है इस पे। तो सी का 4 अगर हम लगाएं यहाँ पर, ABCD, तो हमने फाइंड आउट किया सी का 4, और यहाँ पे अब हम देखते हैं सी का 4 किस में है। सी का 4 तो चारों में दे रखा है, तो यहाँ पे ये देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और कंफ्यूजिंग उन्होंने ऑप्शंस बनाया कि अगर आपको सी के बारे में पता है, ठीक है, हम सी का सारे में ही 4 दे रहे हैं, तो अब हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना है जो हमें और अच्छे से पता है। ठीक है, अब यहाँ तो सी का 4 आ रहा था, तो हम कोई अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैत्री, संजय, ई ग्रंथालय। ठीक है, अगर देखा जाए संजय के बारे में बात की जाए, संजय एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो CDS के ऊपर बेस्ड है, उसी की तरह परफॉर्म करता है, जो कि यूनेस्को या अनदर ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं CDS संजय भी सिमिलरली उसी के ऊपर उसी की तरीके से बनाया गया है। तो बी का हमें लग रहा है थर्ड, बी का थर्ड देख लेते हैं। चलिए, अब हमें 2 तो मिले, यहाँ पे बी का फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे बी का सेकंड दे रखा है, यानी ये 2 हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। बचा 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। अब उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे भी बी का दोनों में थर्ड ही दे रखा है और सी का दोनों में 4 ही दे रखा है, और ए और डी से अब हमें पता चलेगा कि विच वन इज करेक्ट, क्योंकि ए और डी का दोनों का ही अलग दे रखा है। ए का फर्स्ट दे रखा है, एक में ए का फर्स्ट सेकंड दे रखा है, एक में डी का फर्स्ट दे रखा है और डी का सेकंड दे रखा है। तो ए एंड डी में देखते हैं, ए आपका है मैत्री, और डी अगर देखा जाए दैट इज योर ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि SQL पोस्टग्रे को यूज करता है। तो यहाँ पे जो हमें डी का ऑप्शन करेक्ट मिला विच इज ऑप्शन डी, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन डी दे रखा था 3 में, और बचा ए मैत्री यानी कि वर्स विच इज बेस्ड ऑन INGRES। ठीक है,
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सीक्वेंस मिला विच इज ऑप्शन 3। यहाँ पे भी हम अपना ए का 1 लगा देते हैं। हमने पहले उन चीज़ों को कंसीडर किया जो हमें अच्छे से आती थी, उसके बाद हम जो लास्ट एस्पेक्ट्स थे, क्योंकि संजय लिप्सिस बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, यूनिट 8 में सारे टॉपिक्स हैं। मैत्री के बारे में थोड़ा कम पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को जो नॉलेज रहती है तो न्यूजन लिब्रे पे रहती है, कोहा पे रहती है, लिप्सिस पे रहती है, ई ग्रंथालय पे रहती है, डिजिटल डी स्पेस पे रहती है, या फिर ई प्रिंट्स, ग्रीनस्टोन, इन सब पे रहती है। इसलिए पहले जितना आपको आता है उससे रिलेटेड मैचिंग कीजिए, फिर उस एस्पेक्ट से रिलेटेड नीचे ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद उसको मैच कीजिए। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन मिला दैट इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट, यानी कि रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि, और इसमें अगर हम देखें तो कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिया है, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन डाटा सेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है इन चीज़ों में से। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड नहीं है, ABCR करेक्ट रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस पढ़ते हैं मीडियन, मीन, मॉड या फिर रेंज। तो यहाँ पे हमसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ज़्यादातर देखने को मिल रही है अकरिंग ऑब्जर्वेशन, वो डाटा सेट्स में क्या मिलती है, तो विच इज़ नॉट मीडियन, मीन भी नहीं है, रेंज भी नहीं है, दैट इज़ योर मोड। मोड जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन 3 विच इज़ मोड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका यूनिट 1 से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी रिलेटेड। ऑर्गेनाइज द काइंड्स ऑफ नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है नॉलेज के काइंड्स को उनके इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को रिलेटेड लेकर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, नो हाउ, नो वाई, नो व्हाट, नो हु। तो अगर इसको अरेंज किया जाए तो इसका जो क्राइटेरिया बनता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है नो व्हाट, नॉलेज के अंदर व्हाट यानी कि क्या है वो चीज। ठीक है, दूसरा इसके बाद जो एस्पेक्ट आएगा वो आएगा नो वाई, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अगर हम देखा जाए। देन जो आएगा विच इज नो हाउ, एंड द लास्ट इज विच इज नो हु। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे इनकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो नो व्हाट का जो ऑप्शन है विच इज ऑप्शन सी, नो वाई का ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी, नो हाउ का ऑप्शन है विच इज ऑप्शन ए, और नो हु विच इज ऑप्शन डी। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना जो कि ऑर्गेनाइज किया हमने नॉलेज को उनकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। सो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मेन क्रोनोलॉजिकल वे जो कि हमने इससे प्रिपेयर किया। अब हम मैच करते हैं अपने करेक्ट आंसर को अपने जो हमने बनाया उससे कि यही सिमिलर कहीं दे रखा है या नहीं। ABCD, CBAD, BDAC, ACDB, तो हमारा है CBAD। CBAD हमें एक जगह ही दे रखा है विच इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर किसी भी बच्चे को इसके अंदर पता होता कि सबसे पहला नो व्हाट ही आता है, एक ही चीज पता होती है आपको इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में, तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन अरेंज किया जाता है कि ओनली वन थिंग जिससे भी आप जानते हो, सिर्फ वही चीज से आपको पता चल गया। जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि नो व्हाट सबसे पहले आता है, तो वो इसी के अंदर रहेगा विच इज CBAD। और सी किसी में भी फर्स्ट में नहीं दे रखा, सिर्फ एक में ही दे रखा है विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से भी काफी क्वेश्चंस के अंदर आपको ओनली वन थिंग्स के अंदर, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक चीज ही आपको याद रखनी है, नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऑप्शन तीनों ही सब जगह सेम दे रखे होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन जो कि आपको शायद ना आ पाए
वही अलग अलग दे रखा होगा। तो वहां पे आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, इवन हर क्वेश्चंस में। बट समटाइम्स इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं कि जब आपको अच्छे से पता है कि ये तो पहला ही है, और कई बार वो ऑप्शन में भी वही फर्स्ट होता है, तो वो एक तरह से आपके लिए एक एडवांटेज होता है, जिसमें आपको जितनी नॉलेज उसके अंदर थी वही चीज आपकी सामने निकल के आई। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। इट्स अ प्रोग्राम विच इज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, किसने एस्टैब्लिश किया था, कौन से एसोसिएशन ने, दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिट 2। यूनिट 2 में अगर आपने पढ़ा हो या प्रीवियस वीडियो में देखा हो, यूनेस्को जब हमने पढ़ा था, तो तब हमने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम भी डिस्कस किया था कि ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। ठीक है, काफी चीज ऐसी है, काफी प्रोग्राम्स ऐसे है, पीजीआई हो गया या फिर अनदर प्रोग्राम्स हो गए, यूनिसिस्ट हो गया, नाटिस हो गया, इनसे आपको देख के पता चल जाता है कि डाटा रिलेटेड टू यूनेस्को। सम इफ्ला के प्रोग्राम्स अलग हैं, और अनदर एसोसिएशन के प्रोग्राम्स अलग हैं, तो उनकी एक्टिविटीज, प्रोग्राम या पब्लिकेशन अच्छे से आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्टिविटी उठ के सामने आ सकती है और पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या किसने इसको बनाया, किसने इसको दिया, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपने इस पेपर के अंदर काफी जगह देखने को मिले होंगे आपको। अगर हम इसमें देखें, ऑप्शन से पहले ही हमें पता चल चुका है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू यूनेस्को। फिर भी ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इफ्ला, एसएलए, यूनेस्को, स्क्रनल। स्क्रनॉल इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो उसका तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद ही एक मॉडल है। इट्स अ काइंड ऑफ सोसाइटी जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड इसके अंदर एस्पेक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इफ्ला का प्रोग्राम हो सकता था, यूनेस्को का, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये प्रोग्राम नहीं है। इफ्ला यूनेस्को में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, पर अगर सर्टेन कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कुछ इफ्ला की हैं, कुछ यूनेस्को की हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि इफ्ला की पर्टिकुलर क्या डेवलपमेंट्स हैं एंड यूनेस्को की क्या है, ताकि आपको याद रहे पर्टिकुलर कि क्या किसका प्रोग्राम है। और जब इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए कि इफ्ला भी दे रखा है, यूनेस्को भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको बिल्कुल पता चल जाए कि दैट आर नॉट रिलेटेड टू इफ्ला, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू यूनेस्को। यूनेस्को ने ये प्रोग्राम बनाया था। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, यूनेस्को। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई भी नॉट रिवर्स ऑर्डर इसमें आपको देखने को नहीं मिला। जस्ट वो पूछ रहे थे सिंपली कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम किसने एस्टैब्लिश किया, नॉर्मल क्वेश्चन। बट कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चंस अलग अलग, तो क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, दैट आर रिलेटेड टू, एक सेकेंड, ओके, द टर्म वेबलियोग्राफी, वेब बिब्लियोग्राफी बेसिकली उसको मिला के वेबलियोग्राफी प्रिपेयर की गई, वाज कॉइन्ड बाय। तो अगर ये पूछ रहे हैं हमसे सिंपल क्वेश्चन कि वेबलियोग्राफी किसने कॉइन करी, ये टर्म कौन लेकर आया, ऑप्शन दे रखे हैं, रॉबर्ट कॉलेजन, जेम्स फ्रैकल, हेनरी कॉनवे, टिम रॉबर्ट। तो अगर वेबलियोग्राफी की बात की जाए, तो ये जो टर्म थी वेब बिब्लियोग्राफी रिलेटेड, ये दी थी जेम्स फ्रैकल ने। विच इज योर ऑप्शन 2। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। समटाइम्स बिल्कुल टर्म्स रिलेटेड की एसडीआई किसने दिया, कैश किसने दिया, या कोई अनदर टर्म्स, मैट्रिक स्टडीज में कोई टर्म्स दी जा रही है, उनके बारे में पूछा जाता है। साइंसोमेट्रिक किसने दिया, इन्फोमेट्रिक्स किसने दिया, लिब्रामेट्रिक किसने दिया, अनदर बिब्लियोग्राफीज, वेब बिब्लियोग्राफीज किसने दिया, ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी किसने दिया। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं, तो उनके जो भी ऑथर्स हैं उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो वेबलियोग्राफी रिलेटेड जो टर्म थी वो दी थी जेम्स फ्रैंकल ने। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी असाइन इंडेक्सिंग। अगर आपको ध्यान हो तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग्स हमें प्रोवाइड की गई है सिलेबस के अंदर पढ़ाने के लिए, विच इज़ असाइन इंडेक्सिंग, जो भी आप प्रिपेयर करेंगे यूनिट 5 के अंदर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो दो टाइप की इंडेक्सिंग उसमें दी गई हैं। एक होती है असाइन इंडेक्सिंग, होती है डेरिवेटिव इंडेक्सिंग। तो सम इंडेक्सिंग जो डाली जाती है वो असाइन इंडेक्सिंग की फॉर्मेट में डाली जाती है और सम आर डेरिवेटिव इंडेक्सिंग के अंदर डाली जाती है। तो यहाँ पे ये हमें सर्टेन इंडेक्सिंग्स देके कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी असाइंड इंडेक्सिंग के अंदर आती है, इन्वॉल्व की जाती है। नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ असाइन इंडेक्सिंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असाइन इंडेक्सिंग के अंदर इनमें से कौन कौन सी इंडेक्सिंग या टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग को शामिल किया गया है, वो उनसे रिलेटेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। क्वॉक, ठीक है, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, पॉप्सी, एससीआई साइंस सिटेशन इंडेक्स, प्रीसाइज, चेन इंडेक्सिंग। तो जो असाइन इंडेक्सिंग होती है वहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉपर इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज रिलेटेड टू प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग्स में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी इंडेक्सिंग शामिल होती है, विच इज केजर इंडेक्सिंग, पॉप्सी एंड आपकी प्रीसाइज एंड चेन इंडेक्सिंग। ठीक है, ये तीन इसके अंदर होती हैं। अगर असाइन इंडेक्सिंग में देखा जाए, जो कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम को भी दर्शाती है असाइन इंडेक्सिंग, तो उसमें पॉप्सी आपकी शामिल होती है, प्रीसाइज होती है, चैन इंडेक्सिंग होती है, इवन केजर इंडेक्सिंग भी इसके अंदर शामिल होती है, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग भी इसका ही पार्ट है। एससीआई क्वॉक इसके अंदर शामिल नहीं होती, तो यहाँ पे आप इनको इन्वॉल्व नहीं करोगे। तीन चीज को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जिस विच इज बी डी ई, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि असाइन इंडेक्सिंग का पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ असाइन इंडेक्सिंग, तब आपका आंसर जो बनता वो क्वॉक और एससीआई बनता, साइंस सिटेशन इंडेक्सिंग बनता। तो ये दोनों चीजें इस तरीके से पूछी जा सकती थी, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिवली पूछा गया कि असाइन इंडेक्सिंग के अंदर क्या आता है, हमने वही उसका आंसर दिया, पॉप्सी, प्रिसाइज एंड चेन इंडेक्सिंग। तो आंसर आपका जो बना वो है बी सॉरी, नहीं, बी डी ई देखते हैं, ए बी सी नहीं है, बी सी डी नहीं है, बी डी ई, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ए डी ही भी आपका नहीं होगा, बी डी आपका करेक्ट हो गया, जिसपे चेन इंडेक्सिंग एस आर रंगनाथन की दी गई है, प्रीसाइज दी गई है जो कि आपको डेरेक ऑस्टन ने प्रोवाइड की थी, एंड पॉप्सी जो कि जी भट्टाचार्य ने दी थी। उन तीनों को ही असाइन इंडेक्सिंग का पार्ट कहा जाता है, या वो उससे बिलोंग करती हैं। and that is also related to pre-coordinate indexing system. preserve context indexing system भी इसके अंदर आता है और पॉप्सी भी आता है, post coordinate, ठीक है, postulate सॉरी। The next question is the term नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, KBE से आप इसको देखा होगा, काफी बच्चों ने या डिनोट करा होगा, एक्रोनियम रिलेटेड क्वेश्चन है KBE। द टर्म नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, KBE किसने कॉइन करी या कौन इस टर्म को लेकर आया। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दे रखे हैं। फर्स्ट इज वर्ल्ड समिट ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेक्स्ट इज नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, then Organization for Economic Cooperation and Development, and the next one is the World Network Society. Knowledge based economy जो लेकर आई थी, that is option 3, Organization for Economic Cooperation and Development। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो KBE टर्म को कॉइन करके लेकर आई, ठीक है, और उसको फिर आजकल आपका नॉलेज सोसाइटी के अंदर डाला गया है, या वहाँ पर आपको इसको पढ़ाया जाता है, या आप वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। बट अगर KBE का देखा जाए कि उसको लाने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ सिचुएटेड है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द स्पीड ऑफ DDS डिपेंड ऑन,
DDS यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज रेफरेंस सर्विसेज का पार्ट है। तो स्पीड उसकी किस किस पे डिपेंड करती है, कितना जल्दी वो आपको मिलेगी, क्या निर्धारण है उसके ऊपर, किन किन चीज़ों पर। वो चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। नॉर्मल पॉजिटिव क्वेश्चन है, कोई भी नॉट या रिवर्स रिलेटेड कोई भी टर्म यहाँ पे शामिल नहीं की गई है। बिल्कुल नॉर्मल पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ DDS किस पे डिपेंड करती है इन चारों में से। ओके, मेथड ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट, किस तरीके से रिक्वेस्ट आई या जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, यूजर की रिक्वेस्ट है, वो पहुंची आपके पास, उसके ऊपर विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है DDS डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज कि किस मेथड के अकॉर्डिंगली आपको रिसीविंग रिक्वेस्ट हुई है यूजर से। देन मेथड ऑफ प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट बाय DDS प्रोवाइडर, इसके अलावा किस मेथड के अकॉर्डिंगली जो रिक्वेस्ट उसको प्रोसेस की गई है, जो कि DDS आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि इसके ऊपर भी स्पीड ऑफ DDS डिपेंड करती है, क्योंकि जो प्रोवाइडर है उसी अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि वो कैसे मेथड से उसको प्रोसेस करेगा। देन मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरीके से कौन से मोड के अकॉर्डिंगली उसको आप तक पहुंचाया जाएगा, क्या मोड अपनाया जा रहा है, डिजिटल मोड है या फिर कितने दूर तक आपका एक्सेस होगा वहां पर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दूर तक जानी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्पीड डेवलप की जाती है या फिर मेंशन की जाती है। काफ़ी बच्चे जो बहुत दूर दूर से डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज एक्सेस करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनकी स्पीड ऑफ DDS से। और लास्ट इज योर अर्जेंसी फॉर डिमांडिंग डॉक्यूमेंट बाय द यूजर दैट आर नॉट रिलेटेड टू which is that are not related with speed of DDS। अर्जेंसी फॉर डिमांडिंग डॉक्यूमेंट बाय द यूजर का कोई भी उसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब तक वो प्रोसेस ये चीज़ चल रही है, किस तरीके से वो रिसीव हुई है, क्या मोड ऑफ डिलीवरी है, अर्जेंसी उसके अंदर नहीं मेंशन की जाएगी। ये नहीं है कि बिल्कुल अर्जेंटली वो चाहिए तो उस अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ DDS डिपेंड उस पर करेगी, क्योंकि उसको बनाने में, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में इट विल टेक टाइम। तो वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, उसके प्रोसेसिंग टाइम को, रिसीविंग टाइम को। अर्जेंसी फॉर डिमांडिंग डॉक्यूमेंट बाय यूजर उसको वहाँ पर उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता, इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन बन रहे हैं विच इज A B C D, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। अगर ऑप्शंस में हम देखें ACD दे रखा है, ABD दे रखा है, ABC दे रखा है, BCD दे रखा है, हमारा ऑप्शन बना है ABC। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ABC करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अरेंज द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज रिकमेंडेड बाय OCLC। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सब बच्चों ने पढ़ा होगा, सब बच्चों को एक्सेस होगा इसका, सबको इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। बट समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस घूम के आ जाते हैं। यहाँ पर वो SR रंगनाथन रिलेटेड जो आपने 5 लॉज पढ़े हैं वो नहीं पूछ रहे, यहाँ वो पूछ रहे हैं OCLC ने उसको किस अकॉर्डिंगली रीऑर्डर किया। SR रंगनाथन के हिसाब से अगर आप देखें तो बुक्स आर फॉर यूज पहला है, एवरी रीडर हिज हर बुक सेकेंड वन है, एवरी बुक इट्स रीडर थर्ड है, सेव द टाइम ऑफ द यूजर फोर्थ है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स अ फिफ्थ लॉ अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन। बट काफी बच्चों ने अगर ये सोच के इसको लगाया कि वो SR रंगनाथन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या 5 लॉज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं SR रंगनाथन द्वारा दिए गए, तो वो चीज तो वही है बट वो उनका ऑर्डर नहीं पूछ रहे। तो किसी ने अगर इनसे रिलेटेड लगाया होगा तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो पाया होगा या हो गया होगा, क्योंकि उनको वही सीक्वेंस याद रहा होगा। बट यहाँ ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे मेन रोल अटेम्प्ट कर रहा है या मेन रोल निभा रहा है, क्योंकि वो पूरा बता रहा है कि अरेंज द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगर किसी बच्चे ने आधा पढ़ा तो वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लगा देता, सही से लगाता, और वो उस तरीके से उसका क्वेश्चन भी सही होता, आंसर भी सही होता। बट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस को रीऑर्डर बाय OCLC। OCLC ने उसको दोबारा से रीऑर्डर्ड किया
जैसे जो रंगनाथन ने लगा रखे थे 1 to 5, उनको आपस में शफल किया और एक अलग रीऑर्डर बनाया। वो ऑर्डर क्या था जो OCLC ने प्रोवाइड किया, यहाँ पे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हमें वही 5 लॉज दे रखे हैं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर बात करें OCLC की, OCLC का सबसे मेन मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना यूज़र का। तो उन्होंने सबसे मेन फर्स्ट नंबर पे क्या ऑप्शन लगाया? विच इज सेव द टाइम ऑफ द यूजर। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से करेक्ट कर रही हूँ अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने 5 लॉज पढ़े हैं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, विच इज द करेक्ट ऑर्डर। बट वो ऑर्डर ऐसा रंगनाथन का है, या हमें OCLC का ऑर्डर दिया जा रहा है तो हमें उनको शफल करके उसके ऑर्डर अकॉर्डिंग लगाना है। तो मैं वही यहाँ पर लगा रही हूँ। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये इसका ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये OCLC के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू OCLC अकॉर्डिंगली। फर्स्ट उन्होंने कहा सेव द टाइम ऑफ द यूजर। सेव द टाइम ऑफ द यूजर के बाद जो उन्होंने प्रोवाइड किया, एक सेकेंड, ठीक है, सेव द टाइप ऑफ द यूजर। उसके बाद जो आ रहा है दैट इज एवरी रीडर हिज हर बुक। सेकंड जो उन्होंने शफल किया, जो पहले से भी सेकंड नंबर पे ही था, उनको उस पे उन्होंने सेकंड नंबर पे ही रहने दिया, पर फर्स्ट वाले को चेंज करके फोर्थ वाले को फर्स्ट पे कर दिया। अगर देखा जाए रंगनाथन के हिसाब से तो ये 4 नंबर पे था, 1 पे आ गया। ये सेकंड पे ही था, सेकंड पे ही रहा। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं हम। इसके बाद जो उन्होंने दिया थर्ड नंबर पे, विच इज बुक आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि जो फर्स्ट हुआ करता था उसने OCLC ने उसको रीऑर्डर करके थर्ड नंबर पे डाल दिया। देन 4 देखा जाए, विच इज एवरी बुक इट्स रीडर। ये आपका थर्ड हुआ करता था, इसको इन्होंने फोर्थ पे डाल दिया। अभी भी थर्ड ही है ये। अगर ऐसा रंगनाथन का पूछा जाए, ऐसा रंगनाथन जी का पूछा जाए तो ये थर्ड ही है। बट अगर OCLC का रीऑर्डर पूछ रहे हैं तो ये फोर्थ नंबर पे आ गया। एंड फिफ्थ, सिमिलर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने करेक्ट किया। फिफ्थ पहले भी वही था, इन दोनों की प्लेस तो वही थी, बाकी ये 3 रीऑर्डर किए गए उसके अंदर। तो सेव ऑफ द टाइम ऑफ द यूजर अगर देखा जाए, विच इज D। एवरी रीडर हिज हर बुक दे रखा है आपको ऑप्शन B में। बुक्स आर फॉर यूज दे रखा है ऑप्शन A में। एवरी बुक इट्स रीडर दे रखा है आपको ऑप्शन C में। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म दे रखा है ऑप्शन E में। तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देखें DBACE, जो कि हमें मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। और कहीं पे अगर आप देख सकते हैं BCAD दे रखा है, CBDAE दे रखा है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन तो इसमें दे ही नहीं रखा कोई भी, जो ऐसा रंगनाथन का था, ताकि बच्चे की कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है, ये आपको इसके अंदर दे रखा है ऑप्शंस के अंदर, जो हमें करेक्ट ऑप्शन उसका मिला, विच इज DBACE। सेव द टाइम ऑफ द यूजर को उसने सबसे पहले रीअरेंज किया, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही यही है कि यूजर का टाइम सेव होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली उसने पहले उस चीज को सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि रखा। ठीक है, ये इसका रीऑर्डर था, जिसका ये करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आया है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे सामने। यस, सो लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इसमें इन्वॉल्व किया गया है? कोई ना, कोई रिवर्स ऑर्डर, कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा। बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से जो एलिमेंट्स आपको दिए हैं ऑप्शन के अंदर, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जा रहा है
साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्वेश्चंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि आपने स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ा था, उसके अंदर ये रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो सबसे पहला मैनेजमेंट स्कूल था, वो किन किन चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला आ रहा है फोकस मोर ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर आ रहा है साइंस इंस्टेड ऑफ रूल्स ऑफ थंब, देन आ रहा है पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देन आ रहा है मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, देन आ रहा है द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटर एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि अगर इसमें आपने देखा जाए तो पहला आपसे पूछ रहा है कि फोकस करना है ज़्यादातर नॉन गैर आर्थिक जो कारक है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाए, साइंस का ज़्यादा यूज़ किया जाए, विज्ञान रिलेटेड चीज़ किया जाए ज़्यादा, रूल्स ऑफ थंब से ज़्यादा। देन पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखा जाए। मैक्सिमम आउटपुट चाहिए उनको, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि एक आपने रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट रख दिया, उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा। द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, पर्सन की, कोई भी जो ईच पर्सन है उसको उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ तक वो एफिशिएंट हो सकता है वहाँ तक उसको लेकर जाना। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए, मैंने एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस किया था जून 2023 में, एक सिमिलर ऑप्शन आ रहा था पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एमबीओ का पार्ट था। और एमबीओ आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल रिलेटेड है, साइंटिफिक स्कूल रिलेटेड नहीं है। तो ये तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। पर्टिकुलर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट हो ही नहीं सकता, एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर देखा जाए सी आपका 3 जगह पे आ रहा है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। बट इस तरीके से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है कभी भी। ठीक है, आपको और ऑप्शंस के अंदर इसको देखना है। पहला आ रहा है फोकस ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर विच इज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को फोकस नहीं किया जाता, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पे फोकस इकोनॉमिक फैक्टर्स को किया जाता है, सॉरी, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं किया जाता। अगर नॉन की जगह यहाँ पे खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स होता तो ये इसके अंदर शामिल होता कि सारे आर्थिक जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। बट यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दिए हैं तो वो इसका पार्ट नहीं है। साइंस इंस्टेड ऑफ थम्स रूल, दैट इज द पार्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। साइंस यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो नाम से भी पता चल रहा है, रूल्स ऑफ थंब की बजाय वो साइंस का यूज़ करते हैं, दैट इज विज्ञान रिलेटेड चीज़ों का, एस्पेक्ट्स का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। देन मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, आपने एक आउटपुट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि इतना तो होना ही चाहिए, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये ध्यान दिया जाता था कि जितना हो सके उतना आउटपुट होना चाहिए, चाहे आप ओवर टाइम्स लगाओ चाहे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन मोटिवेशन इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था। ध्यान होता था सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरीके से मैक्सिमम आउटपुट रीच किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट किया जाए, ओवर टाइम लगाया जाए, टास्क एंड बोनस सिस्टम इन्वॉल्व किया गया, तो ये भी इसका एस्पेक्ट होगा। एंड द लास्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, पूरे पर्सन का डेवलपमेंट करना उसकी हायर एफिशिएंसी तक, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी उसका पार्ट है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए बी डी ई, तो ये इसके अंदर एस्पेक्ट है। सेम ही टॉपिक के अंदर अगर आपने एमबीओ वाला क्वेश्चन देखा था तो वो उसी में भी यही ऑप्शन दे रखा था उठा के सेम, तो जब आपने उसके अंदर वो लगाया वो ह्यूमन रिलेशन स्कूल से सिमिलर है, तो ये किस तरीके से नहीं होगा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे तभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि सी तो बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है। और अगर देखा जाए तो सी तीनों ऑप्शन में था, सिर्फ एक में ही नहीं था, तो वहां पे भी आप क्रैक कर सकते थे कि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट होगा। बट इस तरीके से क्या होता है, कभी कभार ये चीज़ें ठीक रहती हैं, बट कभी कभार इन ऑप्शंस की वजह से आपका ज़्यादातर गलतियां हो सकती हैं। तो पहला आपको सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही अपनाना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बनाना है, एक ऑप्शन बनाना है जो कि BDE हमने बनाया, देन उसको यहाँ पे मैच करना है और वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे आपके जो गलती के चांसेस होते हैं या क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते, और आपका क्वेश्चन हर तरीके से सही होता है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस और थे जून 2023 के अटेम्प्ट के अंदर, 2023 के अंदर, जो कि आज हमने कंपाइल किए और उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया। होप सो आपको इन क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सॉल्व हो गए हों, और आपको ये वीडियो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे उनके बारे में अच्छे से और जानकारी मिली हो। कोई भी अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आपके डाउट्स रिलेटेड मैं आपको वो डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सिमिलर और टॉपिक्स रिलेटेड मैं वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको ईच एंड एवरी टॉपिक यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के टॉपिक इस चैनल पे मिल जाए, और आपकी दिसंबर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देने की तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से हो सके। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप बाकी टॉपिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपके सामने आएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।